हेलो माय चैम्पियन, सब लोग कैसे हैं? आई होप आपने इस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए दोस्तों, जून 2024 में जो पेपर लगा था बीपीएससी 134 का, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक परिचय, इंटरनेशनल रिलेशंस, पढ़ते हैं दोस्तों। इस किताब के अंदर इग्नू का ये सब्जेक्ट है। इसमें टाइम हमें 3 घंटे मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स 100 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो सवाल था ना, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए किन्हीं दो उपागमों की व्याख्या करें। उपागम मतलब अप्रोच या नज़रिया अथवा सोच। ठीक है, तो दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्ड, वो भी हैंड रिटन। ठीक है, और चैप्टर वाइज नोट्स मिलते हैं हैंड रिटन, और गेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों पहला सवाल 20 नंबर का 400 शब्दों में आपको लिखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए बहुत सारे उपागम या बहुत सारे सिद्धांत नज़रिया हैं, जैसे कि यथार्थवाद है, उदारवाद है, मार्क्सवाद है, हरित राजनीति है, नारीवाद है, उत्तर संरचनावाद है, उत्तर औपनिवेशिकवाद है। ठीक है, तो दोस्तों आप किन्हीं भी दो उपागम की एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर यथार्थवाद और उदारवाद दो उपागमों की व्याख्या की है। सबसे पहले इस सवाल में आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा लिख दो। दो या दो से अधिक देशों के मध्य अथवा दो या दो से अधिक संगठनों अथवा एक देश तथा उसका अन्य संगठनों के साथ संबंधों का अध्ययन करना अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। यानी कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तकरीबन 200 के आसपास। ठीक है, उन सभी देशों के बीच संबंधों का जो अध्ययन है या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संगठन है, ठीक है, विश्व बैंक है, इन सभी के बीच में संबंधों का अध्ययन वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रमुख रूप से दो उपागम हैं। पहला यथार्थवाद और दूसरा उदारवाद, यानी कि लिबरलिज्म उदारवाद, यथार्थवाद रियलिज्म। देखो, यथार्थ का मतलब होता है सच, जो दुनिया के अंदर सच चल रहा उसी के हिसाब से जो देश है अथवा राष्ट्र राज्य वो राजनीति करते हैं। तो यथार्थवाद में लिखना है आपको। ये दोस्तों अलग से भी सवाल आ सकता है। क्या आएगा 20 नंबर का? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद की अवधारणा को बताइए। 20 नंबर का सवाल अलग से भी बन सकता है, उसमें भी यही सब लिख देना। तो दोस्तों यथार्थवाद हमें क्या बताता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद शक्ति व संप्रभुता को बताता है। इसकी प्रमुख अवधारणा है, यानी कि किसी भी देश को शक्तिशाली होना पड़ता है। कोई देश किसी के मदद नहीं करता है, ठीक है, उसको पावरफुल बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी उससे बड़ा दो ताकतवर देश है उस पर हमला कर सकता है, उसको हरा सकता है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख अवधारणाएं कुछ जैसे कि राज्य मुख्य कर्ता होते हैं। राज्य मतलब यहाँ पे देश है, मुख्य कर्ता यानी कि मेन एक्टर होते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना राज्य ही समझौते करते हैं, युद्ध व्यापार संधियां स्थापित करते हैं, जबकि जो गैर राज्यकर्ता होते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होते। देखो, एक तो होता है राज्यकर्ता, राज्यकर्ता क्या हो गया? एक देश हो गया। और गैर राज्यकर्ता जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ठीक है, और जितने भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और गैर सरकारी संगठन एनजीओ, ये सब गैर राज्यकर्ता होते हैं। तो यथार्थवाद क्या मानते हैं भाई? राज्य ही महत्वपूर्ण होता है, इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि राज्य ही सब कार्य करता है, जैसे समझौते, युद्ध, व्यापार करना। दूसरा है शक्ति को अर्जित करना। अर्जित मतलब एक्वायर करना, इकट्ठा करना या हासिल करना। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अराजकता यानी कि एनार्की है। अराजकता का मतलब कोई देश है किसी का कहना नहीं मानता, सब अस्त व्यवस्था चल रही है। अर्थात दुनिया में विश्व सरकार की अनुपस्थिति है। देखो, जैसे घर के अंदर जो बच्चे शरारत करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनको पेरेंट्स हैं वो समझा करके उनको चुप करा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही दो देशों का अगर युद्ध हो जाए तो दुनिया में कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो कि उन दोनों देशों के बीच की लड़ाई को ख़त्म कर दे, यानी कि विश्व सरकार की अनुपस्थिति यहाँ पे। यथार्थवादियों के अनुसार कोई भी राज्य दूसरे राज्य पर होने वाले हमले को रोक नहीं सकता है। जैसे दोस्तों रूस और यूक्रेन का चल रहा है, और अभी इसराइल और फिलिस्तीन के और अरब देशों के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो अभी ये रुक नहीं रहा है। तो देशों को खुद ही शक्तियाँ इकट्ठा करनी पड़ेगी तथा अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। ये आपको दूसरी अवधारणा यानी कि दूसरा बिंदु लिखना है यथार्थवाद में। तीसरा देखो राज्यवाद यानी कि स्टेटिज्म। एक राज्य को हर कीमत पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी ताकि शत्रु देश के द्वारा किए गए हमले का वह जवाब दे सके, जिससे वह अपना अस्तित्व बचा पाएगा। ये राज्यवाद में आपको लिख देना। स्वयं सहायता, दोस्तों सेम पॉइंट है, बस हेडिंग है वो इनकी चेंज हो गई है। स्वयं सहायता का मतलब सेल्फ हेल्प।
तो एक राज्य को अपनी सहायता खुद ही करनी पड़ेगी तथा इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपना अस्तित्व यानी कि अपना एग्जिस्टेंस बचाए रखना। एक राज्य हथियारों का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करके, बना करके, आयात करके यानी कि इंपोर्ट करके, मंगवा करके शक्तिशाली बनता है, क्योंकि उसे अपना अस्तित्व बचाना होता है। जैसे कि दोस्तों भारत, सऊदी अरब जैसे जो देश है वो हथियारों को काफ़ी ज़्यादा आयात करते हैं, क्योंकि इनको सुरक्षा दुविधाएं हैं। जीरो सम गेम, ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि बच्चों का एक गेम होता है जिसमें एक बच्चा प्रॉफिट में रहता है, दूसरा बच्चा पूरा नुकसान में रहता है, एक पार्टी को ही फ़ायदा होता है। तो आज के टाइम पर भी जो देश है ना वो सिर्फ अपने हितों के लिए, अपने फ़ायदों की ही बात करते हैं। हर राज्य को जीरो सम गेम खेलना चाहिए यथार्थवादियों के अनुसार, ताकि वह अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति कर सके। मानव की प्रकृति स्वार्थी होती है, ये यथार्थवादी मानते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार मानव सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वह स्वार्थी होता है। मानव को अधिक से अधिक संतुष्टि चाहिए, इसलिए वे दूसरे देशों के साथ युद्ध करते हैं। ये लिख देना आप। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई नैतिकता अथवा कोई भलाई नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच संबंध राष्ट्रीय हितों के हिसाब से बदलते रहते। इन संबंधों में कोई भी नैतिकता, मोरलिटी नहीं होती। फिर दूसरा जो उपागम या अप्रोच या नज़रिया लिख सकते हैं आप। देखो, अप्रोच को, उपागम को आप दृष्टिकोण भी कह सकते हो, ठीक है। तो इन शब्दों में कंफ्यूज मत हो जाना। उदारवाद क्या है? राज्य के उद्भव से, यानी कि राज्य जब से आया है तब से ही उदारवाद का सिद्धांत है। इसके मूल में यानी कि उदारवाद क्या प्रमोट करता है, क्या मानता है? स्वतंत्रता, सहयोग, समझौता, शांति, प्रगति, व्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता शामिल होती है उदारवाद में। उदारवादियों के अनुसार सहयोग, बातचीत की मदद से दो राज्यों के बीच संघर्ष अथवा समस्या का समाधान किया जा सकता है। मनुष्य का स्वभाव तर्क संगत यानी कि वो लॉजिक लगाता है, रीजनिंग लगाता है, कारण पता करता किसी भी समस्या, प्रतिस्पर्धी, सहयोगी है। जॉन लॉक ने 17वीं सदी में इस विचारधारा को स्थापित किया। जर्मी बेंथम ने इसे आगे बढ़ाकर कहा, किसे? उदारवाद को ही जर्मी बेंथम ने आगे बढ़ाया और कहा अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए, यानी कि राज्य को इस प्रकार से कानून व नीति निर्माण पॉलिसी बनानी चाहिए कि राज्य में रहने वाले अधिकतम लोगों का भला हो, ठीक है। आगे दोस्तों, उदारवाद को ही आगे बढ़ाया इमानुअल कांट ने। उन्होंने कहा कि ऐसे गणराज्य की स्थापना हो जो संवैधानिक हो, यानी कि संविधान के अनुसार एक देश चले तथा राज्य परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हों, जिससे दुनिया में स्थायी शांति व प्रगति, खुशहाली सुनिश्चित हो सके। देखो, राजनीति विज्ञान में जितने भी सिद्धांत ना, उन सभी का मकसद है दुनिया में शांति और प्रगति, राइट, और इंसानों की समस्या सुलझाना। तो उदारवाद और यथार्थवाद जितने भी सारे उपागम है, ये सब प्रगति, खुशहाली की तरफ ही आगे बढ़ते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। उदारवाद की प्रमुख मान्यता क्या है? पहला है अंतर्निर्भरता। ये 20 नंबर का भी सवाल आ सकता है दोस्तों, उदारवाद को रट लेना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद अवधारणा को बताइए। तो पहला अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस, यानी कि वर्तमान में एक देश अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ाता है। यह मुक्त व्यापार पर जोर देता है, यानी कि आयात निर्यात बढ़ाता है, ठीक है। दूसरे देशों से जो सामान आता है उस पर कम टैक्स लगाता है, जिससे देशों के बीच आयात निर्यात बढ़ता है और इससे मजबूत बनते हैं और सौहार्दपूर्ण बनते हैं। सौहार्दपूर्ण मतलब खुशी खुशी वाले रिश्ते, जिससे राज्यों के बीच तनाव कम होता है व दुनिया में शांति स्थापित होगी। ये कहते हैं उदारवाद को मानने वाले विद्वान। फिर है उदारवाद का दूसरा पॉइंट, गणतांत्रिक उदारवाद। देखो, गणतांत्रिक शासन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भेजते हैं, जहाँ पर स्वतंत्रता अधिकार होता है, वो शासन गणतंत्र शासन कहलाता है। तो जहाँ गणतंत्रात्मक शासन है वहाँ सभी राजनीतिक प्रक्रियाएं संविधान के अनुसार चलती। जैसे भारत में राज्यों का व्यवहार या उनका बिहेवियर उनकी शासन प्रणाली के आधार पर तय होता है। जैसे कि कोई पूंजीवादी देश है तो उस सोच पे चलेगा, जैसे कि कोई समाजवादी, साम्यवादी देश है जैसे कि रूस है और चीन है, वो उस सोच पे चलेगा। गणतांत्रिक देशों में शांति की स्थापना होती है। पूंजीवाद है यहाँ पे फलता फूलता है। जिन भी देशों में रिपब्लिक या फिर गणतंत्रात्मक शासन होता है और यहाँ पर हर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता, टैलेंट के हिसाब से तरक्की कर सकता है। उदार संस्थावाद, इसका क्या मतलब? इसे विकसित करने का श्रेय थॉमस होब्स व जॉन लॉक को दिया जाता है। इसके अनुसार दुनिया में अराजकता फैली हुई, यानी कि कोई किसी का कहना नहीं मानता है, ठीक है, मनमानी आचरण करते हैं, जिसमें कुछ राज्य बर्बर व्यवहार करते हैं, यानी कि बहुत आक्रामक, एग्रेसिव व्यवहार करते हैं, युद्ध वगैरह तक लड़ लेते हैं। अतः एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता होगी जो राज्यों के आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करके दुनिया में शांति की स्थापना करेगी। देखो, पहले विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन बनाया गया था ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो राष्ट्र संघ को हटाकर संयुक्त राष्ट्र लाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र आज दुनिया में शांति की स्थापना कर रहा है, वो एक उदार संस्था है संयुक्त राष्ट्र। समझ गए? बहुत बढ़िया। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक बढ़िया सा कमेंट करके जाना दोस्त। आपको
इस दिशा में प्रथम प्रयास लीग ऑफ नेशंस था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र राज्यों के बीच विवादों को संधि व समझौते के माध्यम से हल करके मध्यस्थ यानी बिचौलिए की भूमिका निभाता है। आज वैश्वीकरण के कारण साइबर अपराध, ड्रग तस्करी यानी कि नशीले दवाओं, है ना, कि जो तस्करी है एक देश से दूसरे देश में जाना बढ़ रही है। पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है। इन सभी समस्याओं का समाधान संयुक्त राष्ट्र तथा इसकी विशिष्ट एजेंसियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र की, वो बखूबी काम कर रही हैं इन समस्याओं को रोकने के लिए। आगे देखो, उदारवाद क्या मानता है? युद्ध अथवा अशांति के मूल में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अराजक होना। देखो, उदारवादियों के अनुसार मनुष्य स्वभाव से दयालु, काइंड होता है, वह स्वार्थी नहीं होता। दुनिया में सभी जो जंग होती है मुल्कों के बीच में और लड़ाइयों का जो कारण होता है, यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कारण ही होता है, क्योंकि दुनिया की व्यवस्था ऐसी बन गई है ना, क्योंकि सारे सेल्फिश हो गए। इंसान सेल्फिश नहीं है, व्यवस्था इसमें गड़बड़ है। तो ये उदारवाद को सपोर्ट करने वाले विद्वान मानते हैं। अतः इस व्यवस्था में व्यापक सुधार करके दुनिया में शांति व खुशहाली स्थापित की जा सकती है। ये आपका एक सवाल हो गया दोस्तों, यहाँ से भी रिपीट होंगे सवाल, है ना। उदारवाद और यथार्थवाद पे अलग से ही पूछा जा सकता है, तो पहला सवाल कंप्लीट। दूसरा देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। 20 नंबर का सवाल था, 400 शब्दों में लिखना था, बड़ा सवाल था। यह युद्ध 1939 से 45 ईस्वी के बीच में हुआ। इसमें दो पक्ष शामिल हुए, धुरी शक्ति यानी कि एक्सिस पावर्स थी एक तरफ, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र। दोनों के बीच में युद्ध होता है। धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली, जापान थे, और मित्र राष्ट्रों में ग्रेट ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ, जिसको अपन यूएसएसआर भी कहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के कारण क्या था वो समझ लो, वर्साय की संधि। वर्साय की प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर वर्साय की संधि थोप दी। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड लगाया गया, यानी कि कहा गया जर्मनी को, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा कि तुम्हारे कारण ही ये पहला विश्व युद्ध हुआ है, करोड़ों लोग मर गए तुम्हारे कारण। तो जर्मनी को ब्लेम किया गया और वर्साय की संधि इस पे लगा दी गई। इस संधि के तहत जर्मनी से कहा गया कि आप अपने खनिज क्षेत्रों को दे दो, और आपने जो इलाकों पर कब्जा कर रखा है उनको भी दे दो, और आप लिमिटेड सेना रखो। ये थी वर्साय की संधि। तो दोस्तों, इस संधि के कारण जर्मनी तथा जर्मनी के लोगों का अपमान हुआ, इंसल्ट हुई, और द्वितीय विश्व युद्ध का आधार तैयार हुआ। ये वर्साय की संधि लिखनी है। दूसरा है, दूसरे विश्व युद्ध का कारण राष्ट्रसंघ की विफलता, फेल हो गया लीग ऑफ नेशन या राष्ट्रसंघ। देखो, राष्ट्रसंघ की स्थापना वर्ष 1991 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में दुनिया में शांति को बनाए रखने हेतु हुई। ये दोस्तों 1991 नहीं है, ये आप लिख देना यहाँ पे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई। ठीक है, राष्ट्रसंघ इसलिए असफल है क्योंकि इसमें दुनिया के सभी देश शामिल नहीं हुए। साथ ही जब इटली ने इथोपिया एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, तथा सोवियत संघ ने जापान के मंचूरिया क्षेत्र पर जब हमला किया, तो राष्ट्रसंघ इन क्षेत्रों को बचा नहीं पाया, सुरक्षा नहीं दे पाया, और दोस्तों इसलिए ये राष्ट्रसंघ है, इसको असफल माना गया कि इसकी स्थापना तो गलती हो गई। इसके लिए इसी कारण से दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध हो गया। अगर मजबूत संस्था होती तो युद्ध थोड़ी होता दूसरा विश्व युद्ध। आगे फांसीवाद का उदय। दोस्तों, फांसीवाद एक विचारधारा है ना, एक थॉट है, एक आइडियोलॉजी है। तो इटली में 1920 के दशक में राष्ट्रवादी सैन्यवादी अधिनायकवाद की विचारधारा तेजी से फैली, और इसे फांसीवाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर तानाशाह का शासन स्थापित हो जाता है। इटली में मुसोलिनी का, ठीक है, तानाशाह था, और जहाँ पर सैन्यवादी अधिनायकवाद शासन होता है, किसी भी देश में शासन की एक टाइप है, तो वहाँ पर लोगों के राइट, फ्रीडम छीन लिए जाते हैं, और जो वहाँ का तानाशाह कहता है उसी हिसाब से वहाँ पे काम होते हैं। तो फांसीवाद का प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंट किसने किया फांसीवाद को? इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने किया। मुसोलिनी ने राजनीतिक संस्थाओं और समाज पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया और इटली के राष्ट्रीय हित पूरे करने की कोशिश की, यानी कि अपने देश को ही आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। फलतः इस आक्रामक सोच के कारण दुनिया के देशों के बीच में मतभेद व संघर्ष हुआ तथा द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर नाजीवाद का उदय। दोस्तों, नाजी एक पार्टी थी, जर्मन नेशनल सोशलिस्ट, जिसको नाजी पार्टी कहते हैं। इसके बड़े नेता थे एडोल्फ हिटलर, ने नाजीवाद विचारधारा को जन्म दिया। हिटलर वर्ष 1933 में जर्मनी का चांसलर बना। ठीक है, चांसलर एक, मतलब देखो आप, प्रधानमंत्री की तरह एक पोस्ट होती है, चांसलर बना, और आगे चलकर खुद को एक तानाशाह के रूप में स्थापित किया। हिटलर ने जर्मनी के लोगों से कहा कि मैं आपकी खोई हुई इज्जत है और जो धन, समृद्धि और सुख को वापस लौटा दूंगा। तो जर्मनी की जनता ने हिटलर को सपोर्ट किया और हिटलर तानाशाह के रूप में उभरा। फलतः हिटलर ने स्लाव समुदाय, स्लाव एक कम्युनिटी के लोग होते हैं, तथा यहूदियों, जूज जिसको बोलते हैं आप, यहूदियों तथा अन्य उन सभी ताकतों का दमन किया जो जर्मनी के हितों के खिलाफ थे। तो नाजीवाद है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल था द्वितीय विश्व युद्ध के लिए।
वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी भी इसका कारण बनती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो जर्मनी, इटली व स्पेन की सरकारों ने अपने आप को आर्थिक महामंदी से बचाने हेतु खुद को अधिनायकवादी व साम्राज्यवादी सरकारों में बदल दिया। और इटली, जर्मनी, स्पेन है दूसरे इलाकों पर कब्जा करना और दूसरे क्षेत्रों के संसाधनों को हासिल करने की सोचेंगे। और जापान ने भी इसी तरह एशिया और प्रशांत क्षेत्रों पर आक्रमण किया और कब्जा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको आर्थिक महामंदी से बचना था। ठीक है, अपना आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था, क्योंकि सभी के पास पैसे खत्म हो गए थे, जो बिजनेस थे ठप पड़ गए थे। परिणाम स्वरूप सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। फिर आ गया तुष्टिकरण की नीति। तुष्टिकरण मतलब सामने वाले को खुश करना। तो हिटलर की गतिविधियों के बारे में ब्रिटेन और फ्रांस को पता था, लेकिन उन्हें यह पता था कि हिटलर ही सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवाद को रोक सकता है। देखो, जो ब्रिटेन और फ्रांस थे ये पूंजीवादी समूह में थे, पूंजीवादी सोच पे चल रहे थे और ये नहीं चाहते थे दुनिया में साम्यवाद फैले। तो इन्होंने हिटलर को तैयार किया। हिटलर की एक्टिविटी इनको पता थी, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे ब्रिटेन और फ्रांस, क्योंकि हिटलर ही रोक सकता था सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवाद को। जैसे कि म्यूनिक समझौता, जो कि सितंबर 1938 को हुआ। इस म्यूनिक समझौते को हिटलर ने तोड़ दिया और चेकोस्लोवाकिया एक क्षेत्र था उस पर आक्रमण कर दिया। तब भी ब्रिटेन और फ्रांस चुप रहे और हिटलर को सब कुछ करने दिया। ठीक है, फलतः सोवियत संघ व जर्मनी की दुश्मनी बढ़ गई। है तुष्टिकरण की नीति में लिख देना दोस्त। अब देखो, इस सवाल का दूसरा पार्ट था कि दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव क्या पड़ा। पहला है महाशक्तियों का उदय, ग्रेट पावर्स आती है। युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका USA और सोवियत संघ दुनिया की प्रमुख दो महान शक्तियां बन गई। अमेरिका व सोवियत संघ कभी एक दूसरे की हेल्प करते थे, जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध में भी एक दूसरे के साथ ही रहे अमेरिका और सोवियत संघ, लेकिन कंपटीशन हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, यानी कि 1945 के बाद में कंपटीशन करने लगे और शीत युद्ध इन दोनों के बीच में चलता है और एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन गए। दूसरा प्रभाव, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध न हो तथा दुनिया में शांति व सहयोग स्थापित हो सके, इस हेतु 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। अमेरिका यूएनए का एक सबसे प्रभावशाली सदस्य बना, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संगठन में अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा चलने लगी और सबसे ज़्यादा पैसा जो योगदान देता था अमेरिका ही देता था। सबसे ज़्यादा पैसा यूएनओ में कौन देता? अमेरिका। आगे चलो, एशिया, अफ्रीका और ओशनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के जो इलाके जैसे कि पापुआ न्यू गिनिया, ये छोटे छोटे दो द्वीप आइलैंड है, इन सभी क्षेत्रों को ओशनिया कहते हैं। तो एशिया, अफ्रीका, ओशनिया और दक्षिण अमेरिका का विऔपनिवेशीकरण। दोस्तों, विऔपनिवेशीकरण एक प्रक्रिया जिसमें जो गुलाम देश थे वो आज़ाद अब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जापान सहित यूरोपीय और पूर्वी एशियाई शक्तियों ने इन क्षेत्रों को आज़ाद कर दिया, मुक्त कर दिया, जैसे कि भारत को कर दिया था ग्रेट ब्रिटेन ने। आगे है शक्ति के आर्थिक संतुलन में बदलाव। अमेरिका विश्व व्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया जिसने आर्थिक संतुलन को ही बदल दिया। ठीक है, अमेरिका बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, और इसने दूसरे विश्व युद्ध में भी और पहले विश्व युद्ध में भी यूरोप के देशों को पैसे दिए थे, तो बड़ी एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा अमेरिका। आर्थिक एकीकरण में वृद्धि। उदार पूंजीवादी देशों, विकासशील देशों और पूर्वी साम्यवादी देशों ने अपने आर्थिक एकीकरण में वृद्धि की। आर्थिक एकीकरण का मतलब है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अब देश सोचेंगे यार युद्धों में तो बहुत खून खराबा होता है, बहुत लड़ाई जंग होती है, नुकसान होता है, ठीक है, लोग मरते हैं, हथियार खत्म होते हैं, राशन खत्म होता है। तो अब अपन एक काम करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास, पैसे पे ध्यान देंगे, पैसे कमाने पर। तो राष्ट्रों के बीच आर्थिक निर्भरता बढ़ी व संबंध स्वस्थ हुए। फिर तकनीकी प्रगति। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, कंप्यूटरों का विकास हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यापक बदलाव देखा गया। फिर एशिया में राजनयिक संबंधों में तनाव, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो होते हैं, तो एशिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अनेक मुद्दों का जो सॉल्यूशन है आज भी नहीं हुआ है। अतः आज भी एशिया के अनेक देशों के बीच में संघर्ष व तनाव की स्थिति बनी हुई है। आगे लास्ट पॉइंट लिख देना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रभाव पर प्रभुत्व है, यानी कि दूसरे पर दबदबा कायम करने हेतु ताकतवर देशों ने युद्ध का रास्ता छोड़कर उन्होंने अपनी आर्थिक वृद्धि पे ध्यान दिया। ये प्रभाव थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा, ये परिणाम या प्रभाव आए थे। 8 पॉइंट है टोटल। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है ना दोस्त समझ में, है ना? चलो बहुत अच्छी बात है, लिख लेना, इसी वीडियो को 3-4 बार देख लेना अगर नहीं लिख पाओ तो। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रणाली सिद्धांत, जिसको अपन सिस्टम थ्योरी कहते हैं या व्यवस्था
सिद्धांत या व्यवस्था उपागम भी कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना बड़ा सवाल है, 20 नंबर का 400 वर्ड्स में लिखना है। तो आईआर में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रणाली सिद्धांत को व्यवस्था सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस सिद्धांत के प्रमुख जो व्याख्याकार हैं, जिन्होंने सबसे पहली बार बताया था, मॉर्टन कपलान ने बताया था। इन्होंने अपनी किताब सिस्टम एंड प्रोसेस, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, सिस्टम मतलब एक व्यवस्था अथवा प्रणाली, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये किताब थी मार्टिन कपलान की। इसमें उन्होंने व्यवस्था सिद्धांत को या प्रणाली सिद्धांत को बताया। मार्टिन कपलान के अनुसार अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से करना है तो तथा राज्यों के व्यवहारों का अध्ययन करना, तो हमें प्रणाली सिद्धांत की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करना चाहिए। जैसे दुनिया एक व्यवस्था में काम करती है, जैसे कि शरीर भी एक व्यवस्था में काम करता है ना, हमारे फेफड़े, हमारे किडनी, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, हमारा दिल और दिमाग, ये एक व्यवस्था है। अब मान लो इसमें कोई भी अंग खराब हो गया शरीर का तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना शरीर का, और हम बीमार पड़ जाएंगे। वैसे ही दुनिया में एक व्यवस्था काम करती है जिसमें राज्य मुख्य कर्ता होते हैं तथा वे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आयात निर्यात करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, संधियाँ समझौते करते हैं। ये 4 देश हैं ABCD और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अलग अलग ज़रूरतों के लिए। तो प्रणाली सिद्धांत या व्यवस्था सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या है? रॉबर्ट कोहेन व जोसेफ नाय के अनुसार विश्व प्रणाली में एकल कर्ता यानी कि सिंगल एक्टरी राज्य ही होते हैं और वे अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में लगे रहते हैं। हर कोई देश अपने बारे में सोचता रहता है और राज्य महत्वपूर्ण होते हैं। रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाय ने बताया था। उदारवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यकर्ता के अलावा गैर राज्यकर्ता यानी कि नॉन स्टेट एक्टर जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी शामिल होती हैं। इस तरह से एक जटिल अनन्य आश्रितता कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी के संबंध विकसित होते हैं। देखो, जटिल अनन्य आश्रितता का क्या मतलब है कि भाई इस व्यवस्था में ना राज्यों के अलावा गैर राज्यकर्ता भी, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ यानी कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, काफ़ी सारे NGO हैं, तो ये एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहता है। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स संबंधों का निर्माण होता है और निर्भरता बनती है। इसको कह रहे हैं जटिल अनन्य आश्रितता। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सभी मुद्दे बराबर महत्व के होते हैं, चाहे पर्यावरण के हो, मानव अधिकार के हो, महिला अधिकारों के हो। राज्य के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा या उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा को सुनिश्चित करना ही नहीं होता, बल्कि पर्यावरण, मानव अधिकारों, समृद्धि, वाणिज्य मतलब व्यापार से संबंधित क्रियाएं, वह आर्थिक मुद्दे भी महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी राज्य के लिए। इस व्यवस्था में यह दुनिया की जो प्रणाली चल रही है, इसमें राज्यों के बीच तनाव होने पर अगर वे व्यापार करते हैं तो उनके बीच सहयोग होने से संबंध अच्छे बनते हैं। गैर राज्यकर्ता जैसे विश्व व्यापार संगठन इस व्यवस्था में राज्यों के बीच उदार व्यापार व्यवस्था को लागू करता है। इस व्यवस्था में शामिल कोई भी राज्य अगर व्यापार के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उचित कार्रवाई की जा सकती है WTO के द्वारा। देखो, WTO क्या है? एक मतलब दुनिया में व्यापार किस तरह से चले, कोई कमज़ोर देश को नहीं दबाए, कोई मजबूत देश व्यापार के टाइम, ठीक है, तब WTO उस कमज़ोर देश को बचाता है। ठीक है, अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है व्यापार संबंधित तो WTO पनिशमेंट देता है उसको। इस प्रणाली या व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसियां, संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF का फुल फॉर्म है, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय शासन को स्थापित करते हैं, नियम बनाते हैं ताकि विश्व में शांति, न्याय, सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य लोगों को मिल सके। इस व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय संस्था कोई नियम राष्ट्र राज्यों पर बाध्यकारी, यानी कि मान लो WHO ने बना दिया कोई नियम, IMF, यूनाइटेड नेशंस ने कोई भी नियम बना दिया तो मानने ही पड़ते हैं। जिन्होंने इनकी मेंबरशिप ले रखी है, जो इन समूहों संगठनों के सदस्य होते हैं, उनको कहने मानने पड़ते हैं। बाध्यकारी मतलब मानना, मैंडेटरी। इससे राष्ट्र राज्यों का व्यवहार प्रभावित होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पैटर्न बदल जाता है। जटिल अंतर्निर्भरता के इस युग में राष्ट्र राज्यों के अलावा भी वैश्विक नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी, आप और हमारे जैसे लोग जब मिलकर के एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, जैसे कि शहर में पेड़ लगाना है, ठीक है, तो हम नागरिक समाज कहलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं नियमों की भूमिका आज के टाइम पे बढ़ रही है। जैसे ग्रीन पीस एक NGO है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वैश्विक पर्यावरण की रक्षा एवं शांति को बढ़ावा देता है, ग्रीन पीस। मार्टिन कपलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक व्यवस्था में राज्य के बीच व्यवहारों के कुछ नियम होते हैं जिसके आधार पर ही एक राज्य दूसरे राज्य के साथ एक निश्चित व्यवहार करता है। इस व्यवस्था में राज्यों के बीच शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर भी काम करता है ना, यानी कि सारी देशों के बीच में शक्ति संतुलन स्थापित होता है। सारे देशों के पास शक्ति होती है। जैसे तराजू होता है ना, तराजू में क्या होता है, एक तरफ वजन ज़्यादा हो गया तो फिर दूसरा पलड़ा उठ जाएगा अपने आप ही,
हल्का होकर के। लेकिन अगर मान लो बराबर वजन रखेंगे तराजू पर तो संतुलन बना रहेगा। इसी तरह से इस दुनिया में अगर सारे देशों के पास बराबर शक्ति आ जाए तो शक्ति संतुलन स्थापित होता है। इसमें कोई भी राज्य अगर कमजोर भी पड़ता है इस व्यवस्था में तो उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। कप्लान कहते हैं कि मार्टिन कप्लान कहते हैं कि इस व्यवस्था में बहुध्रुवीयता मल्टीपोलरिटी आ जाएगी अंत में, यानी कि सभी देशों के पास में शक्तियाँ होंगी जहां अनेक राज्यों के पास आर्थिक, सैन्य व राजनीतिक शक्तियाँ होंगी। इसी आधार पर वे आपस में कंपटीशन करेंगे। केनेथ वॉल्ट के अनुसार इस विश्व प्रणाली में अराजकता है। केनेथ वॉल्ट मानता है कि भाई कोई किसी की बात नहीं मानता, अराजकता तो है। अतः राज्य को अपना अस्तित्व बचाने हेतु अपनी सहायता खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि विश्व सरकार, वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। केनेथ वॉल्ट कहते हैं आगे, इस व्यवस्था में राज्यों के पास में बेरोजगारी, महंगाई, पर्यावरणीय मुद्दे, मानव अधिकार से संबंधित भी मुद्दे होते हैं जिसके आधार पर वो राजनीति करते हैं। ये कौन कर रहा है? केनेथ वॉल्ट कह रहे हैं व्यवस्था या प्रणाली सिद्धांत में। अलेक्जेंडर वेंट के अनुसार इस विश्व व्यवस्था में अराजकता बनी रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों के बीच में परस्पर सहयोग बना रहेगा, जैसे भारत और अमेरिका, भारत और रूस। ठीक है। इमानुअल वालरस्टीन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य इसका प्रमुख हिस्सा होते हैं तथा इसमें शोषक व कुछ शोषित देश उपस्थित होते हैं। जैसे कि जो विकसित देश है दोस्तों, है ना, वो अल्प विकसित देश या गरीब देशों का शोषण करते हैं अनेकों टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 टिप्पणी लिखना आपको 200 शब्दों में, 10 नंबर हर सवाल के लिए मिलेगा आपको। निर्भरता सिद्धांत में अवधारणा अलग से 20 नंबर का आ सकता है। निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी याद कर लेना। निर्भरता सिद्धांत का विकास आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना के रूप में 1950 के दशक में लैटिन अमेरिका में हुआ। देखो, आधुनिकीकरण सिद्धांत क्या था? यूरोप के देशों ने, अमेरिका ने कहा कि अगर किसी गरीब देश को विकास करना तो हमारा राजनीतिक और आर्थिक मॉडल अपनाओ तुम लोग। लेकिन दोस्तों, आधुनिकीकरण सिद्धांत के कारण को अपनाने के कारण इन गरीब देशों का और ज़्यादा शोषण हुआ, ये और ज़्यादा गरीब हो गए। तो उसी की आलोचना अथवा क्रिटिसिज्म के फलस्वरूप ही निर्भरता सिद्धांत को बनाया गया, है ना। और लैटिन अमेरिका में इसका विकास हुआ था इस सोच का। लैटिन अमेरिका मतलब जो आप ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं और मैक्सिको से पनामा तक और जो कैरेबियन द्वीप समूह है, इसमें 3 क्षेत्र आते हैं लैटिन अमेरिका में। तो वहाँ पर ये निर्भरता सिद्धांत बनाया गया। इसमें दुनिया में 3 तरह के देशों की व्याख्या की जाती है निर्भरता सिद्धांत में, देख लेना। कोर देश क्या होते हैं? ये विकसित व औद्योगिकृत देश होते हैं, जैसे इंग्लैंड। ये देश विकासशील व अल्प विकसित देशों से कच्चा माल व मानव संसाधन का आयात करते हैं। जैसे कि इंग्लैंड ने भारत से कच्चा माल मंगवाया, है ना, जैसे कि जूट, कपास, अफीम, रेशा, और फिर अपने फैक्ट्रियों में माल बना करके और फिर वापस भारत को ही बेच दिया। तो विकसित देश क्या करता है? गरीब देशों से कच्चे माल और मानव संसाधन यानी कि श्रमिक मंगवाते हैं तथा बना बनाया जो माल है, जिसको प्रसंस्कृत सामान या प्रोसेस्ड गुड्स भी कहते हैं, इन्हीं देशों को बेच देते हैं और इनका अपना आर्थिक विकास करते हैं और दूसरों का शोषण करते हैं कोर देश, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। अर्धपरिधीय देश, सेमी पेरीफेरी कंट्रीज, तो ये देश विकासशील देश होते हैं। इन देशों में कोर देश व परिधीय देशों की विशेषताएं पाई जाती है। ये देश औद्योगिकरण प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, जैसे भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। अर्धपरिधीय देश दोस्तों कच्चे माल बेचते भी है और कच्चे माल मंगवाते हैं, तो दोनों की विशेषता पाई जाएंगी अर्धपरिधीय देशों में। आगे देखो, परिधीय देश क्या होता है? इसमें अल्प विकसित गरीब देश आते हैं। यहाँ कच्चे माल व श्रम की बहुतायत होती है। बहुतायत मतलब बहुत ज़्यादा कच्चा माल और श्रमिक और लेबर उपस्थित होता है यहाँ पे परिधीय देशों में। ये देश अपना कच्चा माल विकसित देशों तथा विकासशील देशों को बेचते हैं तथा पूंजी, श्रम, तकनीक हेतु ये देश विकसित देशों पर निर्भर डिपेंडेंट हो जाते हैं। देखो, जैसे हम किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे ना तो सामने वाला शोषण भी कर सकता है। इसी तरह से दोस्तों जो गरीब देश है ना, पैसे के लिए, लेबर के लिए, ठीक है, और टेक्नोलॉजी के लिए, राइट, वो डिपेंडेंट हो गए हैं किस पर? अमीर देशों पर। बात के लिए निर्भर हो गए तो उनका शोषण ही हो रहा है। आज भी अपर्याप्त बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गरीब देशों में। बेरोजगारी या गरीबी और कम आर्थिक विकास यहाँ पे पाया जाता है। निर्भरता सिद्धांत हमें ये बताता है कि आज भी लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के देश विकास क्यों नहीं कर पाए। निर्भरता सिद्धांत के प्रमुख विद्वान याद कर लेना, डॉस सैंटोस, रोल प्रेबिस्ट, फर्नांडो कार्डोजो, एंड्री फ्रैंक। इनके अनुसार, इन विद्वानों के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना ही कुछ इस प्रकार से बन गई है जिसकी वजह से एक गरीब देश कभी भी विकसित नहीं हो पाता। गरीब देशों की विकसित देशों पर निर्भरता के कारण ही उनका शोषण होता है तथा वे अल्प विकसित देश ही बने रहते हैं। अतः ये विद्वान कहते हैं कि अगर किसी गरीब देश को विकास करना तो आधुनिकीकरण सिद्धांत छोड़ना होगा, ठीक है, और डिपेंडेंट बनना होगा, अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, ताकि कोई भी
अमीर देश आपका शोषण ना कर सके। रचनावाद की प्रमुख विशेषताएं बताए, 20 नंबर का भी अलग से सवाल बन सकता है, रट लेना इसको। शीत युद्ध के खत्म होने के बाद विश्व राजनीति की व्याख्या करने के लिए सामाजिक रचनावाद। देखो, रचनावाद एक अवधारणा अथवा एक दृष्टिकोण है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक उपागम है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? सामाजिक रचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सिद्धांत आया रचनावाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग निकोलस ओनफ ने अपनी किताब द वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग रूल्स एंड सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी जो 1989 में लिखी थी। निकोलस ओनफ ने इसी किताब में सबसे पहली बार सामाजिक रचनावाद शब्द का उल्लेख इन्होंने किया था। रचनावाद एक विचारधारा जिसके अनुसार विश्व व्यवस्था विचारों तथा नियमों की सहायता से बनाई गई है, कंस्ट्रक्ट की गई है। रचनावाद, देखो रचना का मतलब ही होता है बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, ने नव यथार्थवाद और नव उदारवाद की आलोचना या बुराई करते हुए कहा कि इस दुनिया की व्यवस्था में अराजकता की स्थिति प्राकृतिक नहीं है, बल्कि राज्यों ने अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने हेतु ऐसी व्यवस्था बना रखी है। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि दुनिया में काफ़ी सारे देशों के बीच में दोस्ती है, काफ़ी सारे देशों के बीच में दुश्मनी है। ठीक है, तो भाई ये दोस्ती दुश्मनी ऐसा क्यों हो रहा है? देश बन गए दोस्तों के आसपास, ये इंसानों के मन में ख्याल ही तो, विचार ही तो आया था। फिर इंसानों ने अपने हिसाब से दुनिया की रचना कर ली और दुनिया बना ली, ये रचनावाद सिद्धांत हमें कहता है। तो भाई ये जो सोच है, गलत सोच, दूसरे इलाकों पे कब्जा करना, युद्ध करना, भाई ये विचार ही तो है, ये विचार हमने बनाए हैं, इन विचारों की रचना की है। इन विचारों को अपन ठीक कर दे तो दुनिया में शांति खुशहाली स्थापित की जा सकती है। बस यही सब लिखना है रचनावाद सिद्धांत में। रचनावाद ने वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय नियमों, वैश्विक नागरिक समाज, बढ़ते राष्ट्र राज्यों, वैश्विक व्यवस्था में हुए परिवर्तन तथा इनसे उत्पन्न मुद्दों की सरल भाषा में व्याख्या की है। दोस्तों समझो आप एक बात कि जो यथार्थवाद, उदारवाद थे ना, वो शक्ति की बात करते हैं, हथियारों की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। ठीक है, उन्होंने काफ़ी टॉपिक पे तो बात ही नहीं की, जैसे कि वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, राइट। लेकिन रचनावाद ने की, इसलिए इंपॉर्टेंट विचारधारा है पॉलिटिकल साइंस में। जिस तरह की दुनिया हम अपने चारों तरफ देखते हैं तथा जिस समाज में रहकर सामाजिक संबंध बनाते हैं, इसका निर्माण हम हमारे विचारों के माध्यम से ही होता है। जैसे राज्य बनते हैं, गठबंधन, अलायंस, यानी कि कुछ राज्य मिलकर के गठबंधन, दोस्ती कर लेते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति के द्वारा तो नहीं बनाए गए, प्रकृति ने तो भाई धरती बना के दी है, ये राज्य थोड़ी बना दिए, सीमाएं थोड़ी बना दी कि यहाँ तक अमेरिका होगा, यहाँ तक ब्राज़ील, यहाँ तक भारत होगा, नहीं, ये तो इंसानों ने ही बनाया, बल्कि यह मानव के विचारों का ही परिणाम है। विद्वान डिल्थी के अनुसार मानव के मन के विचारों के कारण ही भाषाओं, कार्यों, संस्थानों का जन्म होता है। और दो विद्वानों के नाम याद रखना, बर्जर और लुकमैन के अनुसार समाज का निर्माण व आपसी संबंधों का निर्माण उनके बीच अंतःक्रिया करने से तथा अनुभव व विचार साझा करने से हुआ है। फोकाल्ट और डेरिडा के अनुसार हमारा व्यवहार विचारों के कारण ही प्रभावित होता है। देखो जैसे हमारे थॉट होंगे ना, वैसा ही बिहेवियर होगा। हमारे विचार ही निर्धारित करते हैं कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। अतः दुनिया में अराजकता को अपने विचार बदल के ही खत्म किया जा सकता है। देखो मान लो हमारी सोच गलत है तो हमारी पर्सनैलिटी भी गलत होगी, लोग हमें गलत ही बोलेंगे। लेकिन हम अपने थॉट को, अपने विचारों को, अपनी सोच को ठीक कर ले, है ना, तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। वैसे ही दुनिया में अराजकता चल रही, युद्ध चल रहे, अशांति है, तनाव है ना, दुश्मनी है दुनिया में बहुत सारे देशों के बीच में, तो विचारों के कारण ही तो विचार बदल करके वो अपनी दोस्ती कायम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सा वाला, शीत युद्धोत्तर यानी कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद में जो राजनीति है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करें। देखो 1991 में अमेरिका, जिसको यूएसए कहूँगा, वही सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर कहूँगा मैं, के बीच चल रहे शीत युद्ध का अंत हुआ 1991 में तथा यूएसएसआर का विघटन, यानी कि टूट गया यूएसएसआर, सोवियत संघ 15 नए देशों के रूप में। फलतः दुनिया में एक दुर्व्यता आ गई, यानी कि अमेरिका सुपर पावर बन गया। अतः शीत युद्ध काल में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा मिली, क्योंकि 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन हो गया। इस समय वैश्विक व्यवस्था में नवीनता आती है। दुनिया में अब द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग होता है। द्विपक्षीय मतलब दो देश मिलकर के अगर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो तो उसको द्विपक्षीय बायलैटरल कहते हैं। और बहुपक्षीय मतलब जब दो से अधिक देश मिलकर के सहयोग करते हैं, एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, हेल्प करते हैं, उसको बहुपक्षीय सहयोग या मल्टीलेटरल कोऑपरेशन कहते हैं। सतत विकास को मैं पर्यावरण संबंधी मुद्दे, मानव अधिकार, प्रवास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाने लगी 1991 के बाद में। तो शीत युद्धोत्तर राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषता बताने की 1991 के बाद में दुनिया की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ती है वही चल रहा है। WTO बन गया, व्यापार में पारदर्शिता लाने के लिए, व्यापार अच्छा चले पूरी दुनिया में। आतंकवादी संगठनों बहुराष्ट्रीय निगम मतलब MNCs, यानी कि ऐसी कंपनी जिसका 2 से अधिक देशों में व्यापार चलता है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, हुंडई, टाटा, रिलायंस, ये सब बहुराष्ट्रीय निगम है। गैर सरकारी संगठन NGO क्या होते हैं?
जो सरकार से सहायता नहीं लेते हैं तथा अपने बलबूते पर और पब्लिक फंडिंग से हेल्प करते हैं लोगों की, वो गैर सरकारी संगठन होते हैं, जैसे ग्रीन पीस। वैश्विक आंदोलन, गठबंधन, हित समूह, दबाव समूह के उदय ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया। इस समय कोरोना बीमारी ने 2024 में कोरोना बीमारी ने पूरी दुनिया के स्वास्थ्य को संकट में डाला हुआ है, जो सभी राष्ट्रों हेतु एक चुनौती है। 1991 के बाद विश्व में अनेक राज्यों का उदय हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों को सदस्यता प्रदान कर दी। आज़ाद हो गए बहुत सारे देश। 1991 के बाद में देशों को अपने यहाँ बुनियादी ढांचे के विकास हेतु धन चाहिए था। अब जो गुलाम देश से लगभग आज़ाद हो गए दोस्तों, लेकिन उनके यहाँ पे सड़कें नहीं थी, बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, पैसा तो चाहिए था, ठीक है। अतः IMF और विश्व बैंक ने इन देशों को शर्त के साथ धन उधार दिया। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ और विश्व बैंक, ये पैसा उधार देने का काम करता है, लेकिन ब्याज के साथ में और शर्तों के साथ में। तो ऐसा करके यानी कि IMF और विश्व बैंक ने पैसा दे करके इन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों ने जिन देशों ने उधार लिया था IMF और विश्व बैंक से, उनकी घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। जैसे कि मान लो IMF अगर मान लो बांग्लादेश को लोन पर पैसा दे दे, तो बांग्लादेश को कहेगा कि आप मेरे अनुसार ही राजकोषीय नीति बनाना, मेरे हिसाब से मौद्रिक नीति बनाना और मेरे हिसाब से बजट बनाना, और तुम्हारे देश में आलू टमाटर किस भाव से बेचेगा वो भी मैं ही बताऊंगा। तो इस तरह से घरेलू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लग गए IMF और विश्व बैंक। यही तो राजनीतिक विशेषताएं हैं 1991 के यानी कि शीत युद्ध के बाद में। कुछ देशों ने अपनी कूटनीति व प्राकृतिक संसाधनों के दम पर आर्थिक, राजनीतिक व सैन्य प्रगति की। अब दुनिया की राजनीति महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर के कुछ देश उभरे, जैसे कि भारत, चीन, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। देखो, शीत युद्ध जैसे ही खत्म हुआ ना, तब अमेरिका कुछ सालों तक सुपर पावर बना रहा। इसके अलावा दुनिया में देश है लेकिन कम पावर थे। लेकिन 2024 की बात करें तो भारत, चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना बहुत ही पावरफुल कंट्रीज बन गए हैं। सोवियत संघ से टूट कर जो 15 नए देश बने थे, वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन लागू करने की मांगें की गई 1991 के बाद में। वास्तव में ये जो 15 नए देश थे, यहाँ ये भी चाहते थे हमारे यहाँ पर भी पैसा आए, बाजार फले फूले, पूंजीवाद हम अपनाएं और हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करें, आर्थिक स्थिति मजबूत करें और पैसा कमाएं। फलता है 15 नए देशों में यहाँ पे मतदान अधिकारों, मानव अधिकारों का दायरा व्यापक किया गया। मतलब पहले तो वोट देने का अधिकार नहीं था कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को, ठीक है। तो यहाँ पर दायरा व्यापक किया गया, बढ़ाया गया। शीत युद्ध के बाद पूरी यूरोप में रंग क्रांति, कलर रेवोल्यूशन बोलते हैं। पूरी यूरोप जैसे कि जॉर्जिया, यूक्रेन, ये पूरी यूरोप के देश हैं, ईस्टर्न यूरोप के। तो रंग क्रांतियों का उद्देश्य क्या था कि उदार लोकतंत्र अपनाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना। रंग क्रांतियाँ दोस्तों गैर हिंसात्मक थी, यानी कि लड़ाई दंगे नहीं हुए, जैसे कि जॉर्जिया जिसमें गुलाब क्रांति हुई 2003 ईस्वी में, यूक्रेन में नारंगी क्रांति 2004 ईस्वी में, किर्गिस्तान जो कि मध्य एशिया का एक देश है, वहाँ पे ट्यूलिप क्रांति, ट्यूलिप एक फूल का नाम है जो कश्मीर में तो बहुत मिलता है, ट्यूलिप क्रांति 2005 में। तो 2010 से दोस्तों अरब के देशों में भ्रष्टाचार व आर्थिक मंदी को दूर करने हेतु सरकारों के खिलाफ। अब देखो, रंग क्रांतियों के बाद में अरब स्प्रिंग और आती है। अरब स्प्रिंग क्या है समझो। 2010 से अरब के देशों में भ्रष्टाचार व आर्थिक मंदी को दूर करने हेतु सरकारों के खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शन शुरू हुए। इस आंदोलन को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। अरब के जितने भी देश थे, यहाँ पर लोगों को राइट चाहिए थे, फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है, लेकिन सरकार नहीं दे रही थी, तो सरकारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। यह अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध के बाद अनेक देशों में सैन्य शासन खत्म हुआ और लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हुआ। महिलाओं व दलितों के सशक्तिकरण यानी कि उनको मजबूत किया गया, उनके अधिकारों को बढ़ाया गया, महिलाओं और दलितों का। साथ ही इनको मतदान के अधिकार भी दिए गए। इन देशों में नए संविधान लिखे गए व स्वतंत्र न्यायपालिकाओं की स्थापना की गई। 1991 के बाद कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां, MNCs, NGO का उदय हुआ। ये मजबूत गैर राज्यकर्ता होते हैं। इन्होंने, क्योंकि दोस्तों अरबों खरबों पैसा होता है इनके पास, सरकार को झुका लेते हैं, सरकार को अपने हिसाब से चलवाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, अरबों खरबों रुपये जिसके पास है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, इन्होंने राज्य की राजनीति व अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस जैसे NGO सरकारों पर दबाव बनाने में सफल रहते हैं। 1991 के बाद अनेक समस्याओं को सुलझाने व सहयोग बढ़ाने हेतु अनेक अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण हुआ। जैसे दोस्तों अफ्रीका के जो देश थे, उन्होंने सोचा भाई अलग अलग रहेंगे तो टूट जाएंगे, कोई भी देश फ़ायदा उठा सकता है, क्यों ना संगठित होकर रहें, यूनाइट होकर रहें। तो अफ्रीका के देशों ने मिलकर अफ्रीकन संघ बना दिया 2002 ईस्वी में। ऐसे ही दोस्तों ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने मिलकर 2008 में संगठन बना दिया। ऐसे ही दोस्तों संघाई सहयोग संगठन, संघाई एक चाइना की सिटी का नाम है, ठीक है, बीजिंग में इसका मुख्यालय है। तो SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 ईस्वी में बन गया। चीन और भारत इसके सदस्य देश हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6,
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण की चर्चा करें दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है, इस बार भी ये 10 नंबर का सवाल बन सकता है। पिछली बार तो ये जून में 20 नंबर का आया, लेकिन इस बार दिसंबर की अगर बात करें 2024 की, तो ये 10 नंबर का सवाल बन सकता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विकास जर्मनी के विद्वान कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने 19वीं सदी में किया। इनके अनुसार आदिम समाज में, यानी कि जब मानव जब लाखों साल पहले बात करें, ठीक है, तो वो आदिम समाज था, उसमें समतामूलक स्थिति, सभी के पास बराबर अधिकार थे, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता था, ना ही कोई वर्ग था। देखो समाज के अंदर आज क्या है कि ये अमीर है, ये गरीब है, तो दो वर्ग हो गए ना। ऐसे ही ये पूंजीपति है, ये बिजनेसमैन है, और ये मजदूर है, ये भी वर्ग हो गया। तो भाई ये जो वर्ग होते हैं ना, ये वर्ग बांटते हैं अपन, सेक्शन बांटते हैं, इसी कारण तो शोषण होता है। नहीं मान लो ना तो कोई अमीर रहे, ना कोई गरीब रहे, ना कोई सामंत रहे, ना कोई किसान रहे, ना पूंजीपति रहे, ना मजदूर रहे, ये वर्ग ही ना रहे तो सारे समान रहेंगे और दुनिया हैप्पीली जिएगी फिर। तो आदिम समाज में कोई वर्ग नहीं था, भेदभाव नहीं था, जिसके कारण आदिम समाज में खुशहाली थी तथा किसी का शोषण नहीं हो पाता था। कार्ल मार्क्स ने शोषण की 5 स्थितियां बताई, जैसे कि आदिम समाज में समतामूलक समाज था, सभी को अधिकार आज़ादी थी। फिर आदिम समाज जैसे ही खत्म हुआ दोस्तों ये व्यवस्था, उसके बाद में मालिक दास व्यवस्था आ गई, मास्टर स्लेव सिस्टम आ गया, जिसमें मालिक दासों का शोषण करता था, उनसे काम करवाता रहता था। फिर सामंती व्यवस्था, जिसमें एक सामंत किसानों का शोषण करता है, तो सामंत किसानों को अपने खेतों में काम करवाता था, और सामंत शाम को थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी सब्जी, या कभी कभार उसको कुछ पैसे भी दे देता था। लेकिन कुल मिला के सामंत व्यवस्था में किसानों का ही शोषण, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। यूरोप में जब सामंत व्यवस्था खत्म हुई, तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति के दौरान पूंजीपतियों ने पुरुष और महिला मजदूरों का शोषण किया यूरोप में। 5वीं अवस्था है कार्ल मार्क्स के अनुसार, वर्तमान में शक्तिशाली शासक वर्ग, किसी भी देश में जो पूंजीपति, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं दोस्तों, राज्य की संस्थाओं का सहारा लेते हैं और महिलाओं, बच्चों, मजदूरों आदि का शोषण करते हैं। सरकार को अपने हिसाब से चलाते हैं। सरकार को कहेंगे लो भाई पैसा लो, करोड़ों पैसा लो, 500 करोड़ लो, और हम जो चाहते हैं ऐसी सोच है, तुम प्रमोट करो, ऐसे ही कानून, ऐसी नीतियाँ बनाओ। तो राज्य क्यों नहीं बनाएगा कोई, अगर 500 करोड़ दे देगा तो इस दृष्टिकोण की सहायता से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से 18वीं और 19वीं सदी में यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के देशों को गुलाम बनाकर उनका शोषण किया। मार्क्सवाद इस वैश्विक व्यवस्था में, इस दुनिया की व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करता है, अर्थात विकासशील व अल्प विकसित देशों को विकसित देशों की इस वर्ग शोषण व्यवस्था का विरोध करना चाहिए। देखो ये वर्ग ही तो है, ये विकसित देश है, आप विकासशील देश हो और आप गरीब देश हो। तो भाई ये सोच है ना, जब हमारे अंदर आ जाएगी ना, तो फिर शोषण ही करेगा विकसित देश, तो सीधी सी बात है। तो जो गरीब देश है, इनको अपने अधिकारों की आवाज़ उठानी चाहिए। वर्तमान में विकसित देशों ने विकासशील व अल्प विकसित देशों का शोषण करने हेतु अपने तरीकों को बदल दिया। आज के टाइम पर दोस्तों युद्ध बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, आक्रमण नहीं कर सकते हैं, गुलाम नहीं बना सकते, लेकिन कंपनियां तो स्थापित कर सकते हैं ना। जैसे कि विकसित देश की कोई कंपनी है, गरीब देश में आ गई, तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को लूटेगी और कम पैसे देगी वहाँ के लेबर्स को, और जो पैसा कमाएगी उसको अपने देश में ही ले जाएगी और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करी। गरीब देश हमेशा गरीब ही बना रह जाता है। तो आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां गरीब देशों में अपने आप को स्थापित करती हैं, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठाती हैं। बड़ी कंपनियां अपने द्वारा कमाए गए धन को अपने ही देश में इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, ताकि गरीब देश है दोस्तों गरीबी बना रहे, और बुनियादी ढांचे का विस्तार नहीं हो पाता, विकास नहीं हो पाता गरीब देशों का। वहाँ पर कोई सड़कें, कोई हॉस्पिटल, कोई मेट्रो वहाँ पर नहीं आती। ये सब बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मार्क्सवाद यथार्थवाद और उदारवाद की आलोचना करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आर्थिक व भौतिक पहलुओं पर ध्यान देता है। यानी कि ये तो सिर्फ अर्थव्यवस्था, पैसे की, ठीक है, वर्ग, इनकी बात कर रहा है मार्क्सवाद। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण दुनिया को और अधिक निष्पक्ष, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, न्यायपूर्ण बातें हो, गैर भेदभावपूर्ण दुनिया बने, तो ये चाहता था मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवाद दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की आलोचना करता, क्योंकि इससे विश्व में असमानता, इनइक्वलिटी बढ़ती है। कुछ विकसित देश, अमीर देश और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, और कुछ गरीब देश है और बेचारे हो रहे हैं। ये असमानता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्त, आ रहा है ना समझ में? सच्ची सच्ची बताना, ठीक है, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लिख के आ जाओगे। चलो आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा सवाल है दोस्तों। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, इसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं। इसके विभिन्न आयाम या इसके विभिन्न पहलू या इसके विभिन्न प्रकार या इसके विभिन्न डायमेंशंस पर आपको चर्चा करनी है।
समझ लो, वैश्वीकरण के प्रकार बताने हैं, आयाम से उलझ मत जाना कि आयाम क्या होता है, इसके प्रकार ही पूछें आपसे। तो वैश्वीकरण की अर्थ बता दो कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रोसेस प्रक्रिया जिसमें दुनिया में विभिन्न देश आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से जुड़ते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, सूचना व संचार, शिक्षा, संगठनात्मक विकास को मजबूत करना होता है। दोस्तों, जैसे कि मान लो जापान के प्रधानमंत्री आए यहाँ पे भारत में और उन्होंने कहा कि भाई हम आपको 5,000 करोड़ रुपए देंगे, आप मेट्रो बना लो और आप सड़कें बना लो, हाईवे बना लो। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो सहयोग है, दूसरे देश का प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कुछ पेशकश कर रहा है, तो ये सब वैश्वीकरण की प्रक्रिया ही होती है जिसके कारण विकास होता है देशों का। वैश्वीकरण के प्रकार अथवा आयाम अथवा पहलू देख लो। तो आर्थिक वैश्वीकरण पहला टाइप है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इस प्रक्रिया में विभिन्न देशों के बीच, देखो आर्थिक मतलब यहाँ पे पैसों से संबंधित बात होगी, विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश, पूंजी का प्रवाह होता है, जिससे देशों के बीच आर्थिक निर्भरता बढ़ती है। मतलब जैसे भारत और चीन के बीच में आर्थिक निर्भरता है, चीन भी सामान बेचता है, हम भी बेचते हैं चीन को। यह प्रक्रिया प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी व संचार, कम्युनिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों व संधियों द्वारा संचालित होता है। जैसे जैसे दुनिया के देशों की सीमाएं अधिक पारगम्य, ट्रांसपेरेंट होती जाती है, वैसे ही देशों की अर्थव्यवस्था को और अधिक एकीकरण होने लगता है। दोस्तों, सीमाओं का पारगम्य होना क्या कहलाता है? जैसे कि आपके पास में टैलेंट है तो आप सामान बेच सकते हो विदेशों को, ठीक है, अमेरिका आप सामान भिजवा सकते हो और अमेरिका से भी आपके घर सामान आ सकता है। तो सीमाओं का कोई महत्व ज़्यादा नहीं रह गया कि ये भारत या अमेरिका हम जा नहीं सकते, हम व्यापार नहीं कर सकते, है ना, कोई महत्व नहीं रह गया इन सब का। आर्थिक वैश्वीकरण 2 चरणों में संपन्न हुआ। जुलाई 1944 में 2 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की स्थापना हुई। ये पहला चरण है आर्थिक वैश्वीकरण का, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष और विश्व बैंक, ठीक है। और आपको पता IMF और विश्व बैंक का ये उधार पर पैसा देते हैं, ब्याज लगाते हैं। लेकिन फिर 30 अक्टूबर 1947 को टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसको गेट कहते हैं, की स्थापना हुई। घर वाला गेट नहीं, ये GATT है। तो इस समझौते का भी मकसद है दुनिया में व्यापार बढ़ाना था तथा आर्थिक वैश्वीकरण यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। पहला चरण ये था, IMF, विश्व बैंक और गेट की स्थापना हुई। दूसरा चरण देखो आर्थिक वैश्वीकरण का। यह चरण शीत युद्ध के अंत 1991 के बाद शुरू हुआ। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में विकास हेतु अब वाशिंगटन सहमति अपनाएगी। वाशिंगटन सहमति क्या थी दोस्त? कि सभी देशों को अमेरिका द्वारा बनाई गई कुछ नीतियों का पालन करना होगा, जिससे कि उनका विकास होगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा वहाँ पे। तो वाशिंगटन सहमति अपनाएगी, जिसके अंतर्गत इन विकासशील राज्यों को अब अपने यहाँ पे नव उदारवादी नीतियाँ, मुक्त बाजार व्यवस्था यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी अपनानी होगी। कोई भी व्यापार कर सकता है, ठीक है, किसी देश की कंपनी यहाँ पे स्थापित हो सकती है, ज़मीन मिल जाएगी उसको, ये सब मुक्त बाजार व्यवस्था होती है। एवं इस हेतु राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होगा। राज्य कोई भी यहाँ पे मतलब समस्या खड़ी नहीं करेगा व्यापार के रास्ते में। आर्थिक वैश्वीकरण से राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर है, जैसे हमारे जो जैसे कस्टमर लोग हैं, को अलग अलग वस्तुएं प्राप्त हो रही है, सेवाएं प्राप्त हो रही है और उनमें विविधता आई है। जैसे कि मॉल में जाते हैं भाई, खरीदने तो एक साबुन है लेकिन उठा के ले आते 10 साबुन। ये क्या है? हम उपभोक्ता है और वस्तु और सेवा में डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधता आई है। लेकिन आर्थिक वैश्वीकरण के कारण दोस्तों गरीब देशों और विकसित देशों के बीच आय की असमानता बढ़ी, यानी कि अमीर देश और ज़्यादा अमीर हो गए, गरीब देश और ज़्यादा अमीर हो गए। नुकसान भी है, फायदे भी है आर्थिक वैश्वीकरण के। आगे पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन यानी कि राजनीतिक वैश्वीकरण। तो इस प्रक्रिया में देशों के राजनीतिक निर्णय व गतिविधियों का तेजी से अंतर्राष्ट्रीयकरण होता जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय कठोर सीमाओं की भूमिका कम हो रही है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक शासन में न्याय समानता की स्थापना कर रहे हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन संघ, नाटो और विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय। ये सब आपको लिख देना है राजनीतिक वैश्वीकरण। यानी कि आप ऐसा समझो कि दुनिया में संयुक्त राष्ट्र भी तो कानून और नियम बनाते हैं और इसके सदस्य देशों को मानने ही पड़ते हैं। तो एक प्रकार का शासन स्थापित हो रहा है, ये राजनीतिक वैश्वीकरण का हिस्सा होगा। वैश्वीकरण का मतलब प्रसार, फैलना। तो आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आकार व दिशा प्रदान करने में राज्यकर्ता के अलावा NGO, MNC जिसको अपन बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं, और NGO मतलब गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर राष्ट्र राज्यों की राजनीति प्रभावित कर रहे हैं। अगला टाइप देखो वैश्वीकरण का, सांस्कृतिक वैश्वीकरण। इस प्रक्रिया में किसी स्थान के लोगों की संस्कृति, रीति रिवाजों, विचारों का शेष विश्व में प्रचार प्रसार होता है। जैसे खाद्य पदार्थों, फूड्स व व्यंजनों, डिशेज का प्रचार प्रसार, फैशन का प्रचार और भाषाओं का प्रचार। अब जैसे कि भारत के लोग हैं दोस्तों, यहाँ पे लोग अब जीन्स पहन रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इटालियन फूड खाया जा रहा है, तरह तरह की लैंग्वेज सीख रहे हैं, फ्रेंच, आयरिश, जर्मन। तो दूसरे देशों की संस्कृति को कहीं ना कहीं अपना रहे हैं।
ये क्या कहलाता है? सांस्कृतिक वैश्वीकरण। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा ये है कि दूसरे देशों की संस्कृति समझ पाते हैं, नुकसान ये है कि स्थानीय संस्कृति है वो खत्म हो जाती है, यानी कि लोग अपने कल्चर पे प्राउड करना भूल जाते हैं, दूसरे देशों की कल्चर को ही अपनाते रह जाते हैं। चौथा टाइप है दोस्तों भू राजनीतिक वैश्वीकरण, जियोपॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। इस वैश्वीकरण में यह अध्ययन किया जाता है कि 21वीं सदी में वैश्वीकरण के कारण भू राजनीति पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि वर्तमान में अनेक राज्य संसाधनों को हासिल करने हेतु, किसी को खनिज तेल चाहिए, किसी को सोना, किसी को यूरेनियम, तो इस प्रकार से संघर्ष तनाव बढ़ रहे हैं और दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि चाइना है, वो साउथ चाइना यानी कि दक्षिणी चीन सागर पर चीन है, वो लगातार अपनी नज़रें जमाया हुआ है क्योंकि वहाँ पे संसाधन है, रिसोर्सेज मिनरल्स है, वहाँ पे खनिज संसाधन है। तो संघर्ष हो रहा है, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में आज तनाव है, ये भी भू राजनीतिक वैश्वीकरण का उदाहरण है। इजराइल व फिलिस्तीन के बीच में भी तनाव। वर्तमान में अनेक क्षेत्रीय संगठनों का भी उदय हुआ, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बने हैं जो परस्पर जुड़कर अपने व्यापारिक रणनीतिक आर्थिक हितों को पूरा करें। जैसे ओपेक, तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक। अपेक एक और संगठन है, जैसे इसमें एशिया और प्रशांत महासागर के देश हैं। अपेक में अफ्रीकन संघ आपको बताया था। ऐसे ही 7 देशों का एक ग्रुप है G7, और ऐसे 20 देशों का G20 अभी बैठक हुई थी ना भारत में G20 की, और G77 भी ऐसे ग्रुप। एक क्वाड ग्रुप है, एक क्वाड ग्रुप है। क्वाड में 4 देश हैं, याद कर लेना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है भू राजनीतिक वैश्वीकरण में। आगे चलते हैं पर्यावरणीय वैश्वीकरण। यह पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा किए गए सहयोग को बताता है। यह सहयोग संधियों एवं समझौतों के रूप में होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन NGO विभिन्न देश मिलकर संसाधनों का दोहन करते हैं, ऊर्जा व पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण नीतियां व नियम बनाते हैं। जैसे कि 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ, पृथ्वी सम्मेलन 92 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जानते हो, ओजोन परत को बचाने के लिए सारे दुनिया के देश इकट्ठा हुए थे 1987 में मॉन्ट्रियल नाम की सिटी में। क्योटो प्रोटोकॉल, ये जापान के शहर क्योटो में हुआ 1997 में। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की बातें की गई। ऐसे ही Rio+10 सम्मेलन हुआ था अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका की जोहान्सबर्ग सिटी में 2002 ईस्वी में। ऐसे ही पेरिस समझौता, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पे 2015 में समझौता हुआ था। आगे है दोस्तों, लास्ट सवाल पढ़ते हैं। टिप्पणी लिखो 200 शब्दों का, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 200 शब्द में लिखना, 10 अंक आपको मिल जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, अचीवमेंट बतानी है, क्या क्या अच्छे काम किए हैं यूनाइटेड नेशन ने। तो वैश्विक शांति, दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानून को आसान बनाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सामाजिक प्रगति को बढ़ाना, मानव अधिकारों को सम्मान करना तथा सरकारों के बीच अच्छे संबंध बनाने के उद्देश्य से ही 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके कुछ क्षेत्रीय मुख्यालय भी है, जैसे कि वियना, नैरोबी, यहाँ पे इसके क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, छोटे मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय कह दो। देखो, संयुक्त राष्ट्र संगठन की उपलब्धियां पढ़ते हैं। पहला है मानवीय साहित्य, यूएन का मतलब संयुक्त राष्ट्र। तो यूएन ने प्राकृतिक आपदाओं, सशस्त्र संघर्ष, मतलब लोग हथियार उठा लेते हैं, गृह युद्ध हो जाता है, तो सभी संकटों से प्रभावित लोगों को भोजन तथा आश्रय, यानी कि उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड की है और अन्य बुनियादी जरूरतें उपलब्ध करवाई है। संयुक्त राष्ट्र ने इस तरह से मानव की मदद की है। दूसरा लिखना, विकास। यूएन ने दुनिया भर के गरीब, संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के गरीब देशों का विकास करके, यहाँ पे कम नहीं है, विकास करके या विकास बढ़ा करके वहाँ पर गरीबी कम की है। आगे चलो, पर्यावरण संरक्षण। यूएन ने या संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया और पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। फिर है मानव अधिकारों का संरक्षण। तो संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के पीड़ित लोगों को मानव अधिकार दिलवाए, शांति व सुरक्षा। यूएन ने देशों के मध्य संधियां या ट्रीटीज या समझौते, एग्रीमेंट करवाकर मित्रता स्थापित करवाई, बिचौलिए का काम करता है, मध्यस्थ का काम करता है यूएन। आगे अंतर्राष्ट्रीय कानून, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र ने अनेक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए, उनकी व्याख्या की। जैसे कि अनक्लोज एक नियम है दोस्तों, समुद्री कानून नियम कहलाता है अनक्लोज। आगे शरणार्थी की मदद, जैसे कि मान लो शरणार्थी क्या होता है, मान लो किसी देश पर हमला हो गया तो उस देश के लोग अगर दूसरे देशों में भाग जाए, जैसे कि रूस ने जैसे यूक्रेन पर युद्ध किया तो आसपास यूक्रेन के जो लोग थे वो स्वीडन, पोलैंड, हंगरी, इन यूरोप के देशों में चले गए, तो वो शरणार्थी कहलाते हैं। 1950 के बाद में दुनिया में हुए युद्धों गृह युद्धों के कारण अनेक शरणार्थी बढ़े, जैसे कि हमास और फिलिस्तीन के शरणार्थी। ठीक है, उनकी मदद कौन कर रहा है? उन्हें संयुक्त राष्ट्र ही कर रहा है, उनकी सहायता संयुक्त राष्ट्र ने की है। विश्व बैंक की भूमिका। लास्ट सवाल देखते हैं दोस्त, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? कैसा लग रहा है आपको पढ़ना? यहाँ पे ज़रूर कमेंट करके जाना।
विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 में अमेरिका में हुआ। दोस्तों विश्व बैंक की भूमिका इसमें लिखना क्या है, विश्व बैंक क्या काम करता है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड बैंक, वही लिखना है, इसके कार्य लिखने हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। दिस इज ए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और यह पैसा प्रोवाइड कराता है गरीब देशों को। विश्व बैंक विकासशील देशों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सलाह, अनुसंधान प्रदान करने वाला संगठन है। इसका मकसद गरीबी को कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। जैसे कि इसकी भूमिका या इसके कार्य देखो, ऋण यानी कि पैसा देता है ब्याज पर। विश्व बैंक विकासशील देशों को कम ब्याज दर पर ऋण देता है तथा कुछ देशों को तो ब्याज मुक्त ऋण भी दे देता है और अनुदान देता है यानी कि सहायता देता है। दूसरा, विश्व बैंक सलाह भी देता है। विश्व बैंक सदस्य देशों को परियोजनाओं या प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय और तकनीकी सलाह देता है, सलाह लिख देना। तीसरा पॉइंट, अनुसंधान। तो विश्व बैंक विकासशील देशों में अनुसंधान या रिसर्च को बढ़ावा देकर स्वस्थ वित्तीय माहौल, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल माहौल को तैयार करता है। फिर लिख देना फोर्थ, विदेशी निवेश। विश्व बैंक ऋण की गारंटी देकर अन्य संगठनों को विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार। तो विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से धन जुटाता है तथा जरूरतमंद देशों की सहायता करता है। 6 पॉइंट, दूसरे देश के केंद्रीय बैंकों के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना। जैसे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके कर्मचारियों को ट्रेनिंग कौन देता है, विश्व बैंक देता है, ताकि वो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो दोस्तों ये हमने बहुत खुशी जून 2024 वाला पेपर है, ये समझ लिया है। ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लोगों तक जाने वाली है, रीच बढ़ेगी इसकी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों इसी तरह से चैनल पे बने रहें। अगर आपको यहाँ पे पढ़ना अच्छा लगता है तो थैंक यू एंड पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।